इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको अपने दो बड़े लॉसेस के बारे में बताऊंगा। आई वुड से 2 मिसेस आउट ऑफ 10। वीडियो एंड तक देखें, इसके अंदर आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो है। इसके अंदर आखिर में कुछ बोनस टिप्स भी होंगी और मैंने जो लेसन्स लर्न किए हैं उसका क्रक्स भी होगा। सो वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस की, वेलबींग की और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स बिगिन। सो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। ये बात जब की है जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी, और उस ज़माने में लोग कहते थे, इनफैक्ट अभी भी कहते हैं कि ज़मीन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ज़मीन से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, प्रॉपर्टी से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। और उस ज़माने में जब नया नया बंदा जॉब स्टार्ट करता है तो उस ज़माने में ये भी होता है कि अपना घर होना चाहिए, फैमिली को मैक्सिमम अच्छी से अच्छी लाइफ देनी चाहिए। तो उस ज़माने में अगेन जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि आप ठीक है, अभी आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोई प्लॉट ले लें। प्लॉट लेकर बाय द टाइम आपके पास थोड़े से और पैसे जमा होंगे तो वो प्लॉट बेचकर आप कहीं और घर ले लें या घर बना लें। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैंने एक प्लॉट लिया था, एक थोड़ी सी रिमोट एरिया था जिसके अंदर मैंने प्लॉट लिया था। उस ज़माने में 2005 की बात है ये, जिस वक्त मेरी नई नई जॉब स्टार्ट हुई थी। और ये समझें कि मैंने मेरी 16,000 रुपये उस वक्त सैलरी थी और 8,000 रुपये मैं इस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भरता था। थोड़े से पैसे मेरे पास जमा हुए थे, उससे मैंने उसकी डाउन पेमेंट की थी। तो आप इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैंने ये सही डिसीजन लिया था। इन ऑल केसेस मैंने ये सही डिसीजन लिया था कि नहीं लिया था, वो मैं इस बारे में डिस्कस करता हूँ। लेकिन ऐसा था कि मैंने जितने पैसे थे वो मैंने उस प्लॉट के अंदर लगा दिए थे, और 16,000 में से 8,000 रुपये जो मेरे पास आते थे वो मैं इसमें दे देता था और बाकी घर पे यूज़ हो जाते थे। अच्छी बात ये हुई थी कि मेरी सैलरी बहुत जल्दी इंक्रीज हुई थी उस ज़माने में, क्योंकि द डोमेन आई वॉज इन करेंटली एज वेल इन द सेम डोमेन। उस डोमेन के अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई थी उस ज़माने में पाकिस्तान के अंदर, और हमें काफ़ी अच्छी जॉब चेंज मिली थी। बहुत क्विकली जॉब चेंज हुई थी, बहुत तेज़ी से पैसे बढ़ रहे थे, यानी कि आई वुड से 10 टाइम्स पैसे बढ़ गए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा पैसे बढ़े थे विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जब मैं जॉब छोड़ी थी इवेंचुअली। तो काफ़ी पैसे अच्छे हुए थे, लेकिन ये कि ये जो पहली इन्वेस्टमेंट थी ये मेरी अब तक रिकवर नहीं हुई है, और ये प्लॉट अभी तक मुझे नहीं मिला है। इसके अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हूँ, बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग अब ये इसमें कुछ इसका इनके लॉयर्स का सिलसिला चला था और इन्होंने केस किया था बिल्डर के ऊपर। बिल्डर पकड़ा गया था, ही वॉज इन नैब, और नैब की कस्टडी के अंदर था, लेकिन फिर बाहर आ गया। अब वो एक अलग मसला है उसका। लेकिन उसके अंदर मैंने एक चीज़ जो सीखी है, अगेन मैं कहता हूँ कि मैं उस चीज़ को आखिर में बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला डिबैकल था मेरे इन्वेस्टमेंट का, जो कि मैंने ये समझे कि 2005 से इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, और 2009 के अंदर मैंने 8 के अंदर इसको मैंने कंप्लीट पे ऑफ कर दिया था, और 9 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट थी। और वो प्लॉट जिस वक्त मैंने पे ऑफ किया था 9 लाख का, वो मुझे अज्यूम मैंने किया था कि 15 लाख का हो चुका है, क्योंकि हो चुका था वाकई 15 लाख का। वो नई बुकिंग उस वक्त भी कुछ अरसे पहले तक जो कर रहे थे वो 15 लाख की कर रहे थे। प्लस ये कि अब उसकी प्राइस देखी जाए तो उसकी प्राइस होनी चाहिए 40 से 50 लाख एटलीस्ट। तो आप ये समझे कि पैसे चले गए। मैंने घर बनाने के ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए लोग किस तरह से घर बना सकते हैं। इसके अलावा कैसे आप अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने भी कुछ काम किए थे उस ज़माने में जिससे मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई थी, अपार्ट फ्रॉम कि सैलरी मेरी इंप्रूव हुई थी ड्यू टू द नेचर ऑफ द जॉब। उसमें सैलरी इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन ये कि उसमें हसलिंग मैं कर रहा था, साइड हसल कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे पैसे वहाँ से भी मिल रहे थे। लेकिन बात यह है कि ये गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। और क्यों था गलत डिसीजन, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, उसके अलावा क्या हो सकता था, ये एंड में देखते हैं। नाउ कम्स द सेकंड इन्वेस्टमेंट या सेकंड डिबैकल। प्लॉट वाली इन्वेस्टमेंट का तो मुझे पता चल गया था ना, फिर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। बाय द वे इससे एक और मैं नतीजा निकालूं कि उसके बाद मैंने कम से कम प्रॉपर्टी के अंदर इतनी बेवकूफ़ी नहीं की। जो मैंने काम किया फिर मैंने थोड़ा सा रैशनल होकर किया, उसके डिसीजंस बाकी सही थे। बाकी मैंने इन्वेस्टमेंट ज़रूर की प्रॉपर्टी में, लेकिन जब तक मुझे पता चल गया था कि वो प्रॉपर्टी जा चुकी है, उसके बाद 2 साल बाद ही मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ली थी। उसके बाद मैंने और प्रॉपर्टीज़ भी ली थी। तो वो ये नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी का मैंने रुक गया था, लेकिन उसमें मुझे पता चल गया था कि गलती क्या की है मैंने। उसके बाद सेकंड जब मैंने गलती की वो 2011 के अंदर थी, और वो तो सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा, क्योंकि उसके अंदर तो मैंने बेसिकली गैम्बलिंग कर दी थी। आपको पता होगा लेवरेज का, आपने शायद नाम सुना हो, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लेवरेज होता क्या है। वैसे तो लेवरेज जो है ना हर चीज़ के अंदर होता है। लेवरेज अगर आप घर मॉर्गेज करें तो वो भी बेसिकली लेवरेज के अंदर ही आता है। लेवरेज होता ही है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपने लेट से मेरे पास 10 रुपये हैं और मैं 100 रुपये का सामान खरीद लेता हूँ।
वो लेवरेज पे मैंने काम किया। अब वो भले प्रॉपर्टी के अंदर काम हो, वो भले लेट से स्टॉक्स के अंदर काम हो, मैंने स्टॉक्स के अंदर काम किया था। मैंने यूएस के स्टॉक्स की ट्रेडिंग अकाउंट खोला था और उसके अंदर लेट से $10,000 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने उसके अंदर जितने पैसे ज़ाया किए वो मैं बताता हूँ आपको कितने ज़ाया किए थे, लेकिन $10,000 से मैंने स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने शुरू में बहुत पैसे कमाए। शुरू में इतने पैसे कमाए कि मैंने $2,000 निकाल लिए उन $10,000 में से, यानी कि मेरे पास टोटल इक्विटी $12,000 की होगी। लेकिन जब ग्रीड बढ़ती है बंदे की तो उसके अंदर फिर वो और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है, फजूल की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग के अंदर भी नहीं, गैम्बलिंग करना स्टार्ट करता है। तो वो गैम्बलिंग करनी स्टार्ट की और उसके बाद वो $10,000 श्रिंक होकर $8,000 रह गए थे। फिर वो $8,000 मैंने कहा यार अब जो बचे हैं $2,000 मैंने और डाल दिए, बाकी सारे के सारे पैसे डाल दिए, फिर वो अगेन $2,000 हो गए। अब ये सब कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? सबसे बड़ा रीज़न उसका ये था कि अगर तो मैं ये पैसे होल्ड कर लेता, अपनी इन्वेस्टमेंट्स उस टाइम पे होल्ड कर लेता, जो कि मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट था और उसके अंदर लेवरेज पे काम हो रहा था। मैं लेवरेज पे काम नहीं करता, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता। लेट से मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, मैंने ऑयल में इन्वेस्ट किया था, मैंने फॉरेक्स में इन्वेस्ट किया था, मैंने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। तो जो हम सोच रहे होते हैं ना, जो जो ग्राफ देख के हम चीज़ें देख रहे होते हैं कि यार ये इतना ऊपर है, ये इतना नीचे है, इस पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये टेक्निकल जो लोग काम करते हैं, मैं उनको, उनकी नॉलेज को बुरा नहीं कह रहा, ना उनको मैं बिलिटल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो टेक्निकल का काम। आप जो भी काम करें वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हम जैसे लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों को नहीं पता कि स्टॉक्स में किस तरह से काम हो रहा है। अगर आपको कोई काम करना है तो आप अपना जो जो भी काम करें वो अपने पैसों से करें, लेवरेज पे ना करें। लेवरेज होता ये बेसिकली आपके, आपको जो आपका ब्रोकर है वो आपको लेट से आपके पास $10,000 हैं, तो वो मुझे, मेरे पास, मुझे अज्यूम करवा देगा कि मेरे पास $1,00,000 है। अब जब मेरा नुकसान होगा तो वो, जब मुझे फ़ायदा होगा तो $10,000, लेट से $10,000 पे $1,000 का भी फ़ायदा होगा ना मुझको, तो वो $10,000 का फ़ायदा होगा क्योंकि वो लेवरेज के ऊपर मुझे उसने एक ज़ीरो ऐड कर दिया है। लेकिन जब नुकसान होगा तो इसी तरह वो मुझे पीछे चला जाऊंगा मैं, और जब मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे अपनी एक पोजीशन सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि लेट से मैंने $10,000 की का इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इन टर्न इन्फ्लेट होकर $1,00,000 पे गई हुई है। लेकिन अगर मुझे उसी के अंदर एक $10,000 का नुकसान हो गया तो मेरी पोजीशन सारी खत्म हो जाएंगी। जब मुझे खत्म होने लगेंगी तो मैं पैनिक में आके बेचना शुरू करूंगा चीज़ें। और यही हुआ था पिछले साल जब कोविड के अंदर ऑयल की मार्केट डाउन हुई थी, तो वो नेगेटिव टेरिटरी में जब ऑयल गया था तो जितने ट्रेडर अकाउंट्स थे वो सारे बंद हो गए थे। बेसिकली उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। आप, जो लोग बाय करना चाह रहे थे वो बाय नहीं कर सकते, तो सेल करने वाले तो कुछ कर ही नहीं सकता था। तो उसके अंदर बहुत नुकसान हुआ था लोगों का। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई लेवरेज पे काम ना करें, जो काम करें वो अपने पैसों से काम करें। भले आप यूएस में काम करें, भले आप गोल्ड में काम करें, किसी चीज़ में, पाकिस्तानी स्टॉक्स में काम करें, किसी चीज़ में भी काम करें, लेवरेज पे काम ना करें। प्रॉपर्टी भी लेवरेज पे ही ली जाती है, जो मॉर्गेज होती है वो लेवरेज ही होती है, लेकिन क्योंकि वो टेंजिबल होती है और उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म विजन होता है कि भाई मुझे पता है कि मैं एक लंबे अरसे के लिए इसको रख रहा हूँ। लेट से मॉर्गेज 10-10 साल का, 20-20 साल का होता है, तो पता है कि भाई इतने टाइम के लिए मुझे होल्ड करना है। अगर इसकी प्राइस नीचे चली गई तो मुझे पता है इसकी प्राइस नीचे चली जाएगी और मैं फिर उसके पैसे भी पे करूंगा। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि स्टॉक्स के अंदर जब लेवरेज पे काम करते हैं ना, तो नए लोगों को नहीं पता होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। जो मैं आपको एक बात बताऊं, उस जमाने में टेक्निकल लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे होते थे। वो कह रहे होते थे लेट से भाई गोल्ड एक जो है वो है एक इन्फ्लेशन हेज है, तो जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो गोल्ड अपनी वैल्यू मेंटेन करेगा और वो नीचे नहीं जाएगा, वो बल्कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लोग पैनिक में आके स्टॉक्स बेच सकते हैं लेकिन गोल्ड खरीदेंगे। उस वक्त मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, कि ये उल्टा हो रहा था। हमने क्या किया था, हम बड़े चौधरी शब्बन बने हुए थे उस टाइम पर। हमने कहा कि भाई ऐसा हो रहा है कि गोल्ड जो है वो लेट से स्टॉक्स पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हम गोल्ड और स्टॉक्स दोनों में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि अगर फर्ज करो स्टॉक्स हमें लॉस करेंगे भी तो गोल्ड हमें बचा लेगा, हम उसको नलीफाई कर देंगे। हुआ ये कि हमारी सारी पोजीशंस नीचे चली गई, गोल्ड की भी नीचे चली गई, सारे स्टॉक्स नीचे चले गए, उस ज़माने में ऑयल भी नीचे चला गया और हमें पता ही नहीं था कि लेवरेज पर हम हैं। तो जब हमारी इफेक्ट आ रहा था वो धड़ 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 करके नीचे जा रहे थे, हम सब हर चीज़ में नीचे जा रहे थे। तो लेवरेज बहुत बुरी चीज़ है। आप मुझे बताएं कि लेवरेज पे अगर वीडियो बनानी है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और डेफिनेटली आप लोगों को एजुकेट होना चाहिए कि लेवरेज होता क्या है। ये हर जगह पर होता है। इसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा है, हर ब्रोकर आपको लेवरेज ऑफर कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो यूएस के स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी लेवरेज ऑफर हो रही होती है। लेवरेज पे बिल्कुल भी ना काम करें। कोशिश करें कि प्रॉपर्टी के अंदर भी जो है ना, जितना कम लेवरेज हो सके वो करें, मैक्सिमम डाउन पेमेंट के साथ काम करें, कम से कम टेन्योर पे काम करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि आपको पता है ये ब्रोकर्स जो होते हैं वो कमीशन पे काम करते हैं।
मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो ब्रोकर्स हैं वो कमीशन पे काम करते हैं। आप ये समझें कि उनको इससे फ़ायदा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपको अगर फ़र्ज़ करें आप दिन में या महीने में लेट से आप 30,000 रुपये की ट्रेड करते हैं, एक लेट से एक लॉट लेते हैं शेयर्स की 30-40 हज़ार रुपये की, और हर महीने ले रहे होते हैं आप, तो आपके लिए वो इतना कोई वैल्यूएबल क्लाइंट नहीं है। आप या 1 लाख रुपए के भी ले लेंगे ना, तो आप उसके लिए वैल्यूएबल क्लाइंट नहीं है उस ब्रोकर के लिए। अगर तो आप सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, यानी कि आज आपने सेल किए 30,000 के, कल आपने खरीद लिए 40,000 के, फिर आपने 50,000 के बेच दिए, फिर 40,000 के खरीद लिए, फिर इस तरह करते हुए आपने एवरी डे आप ये काम कर रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, वो आपको आपके पीछे लग जाएगा, वो आपको VIP ट्रीटमेंट देगा आपका ब्रोकर। उसका रीज़न, और इसी तरह मेरे साथ भी हो रहा था कि मुझे भी वो कह रहे थे कि यार आप इस तरह कैसे सोच रहे हैं कि जो ना इसको आप एक जगह एक पोजीशन लेके बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब हमें पता नहीं था, तो हम इस तरह की बातें कर रहा था। अब आप इस तरह करेंगे ना, तो होगा क्या, उसको क्या फ़ायदा होगा, जो आपका ब्रोकर है उसको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो सेलिंग एंड बाइंग से जो उसका कमीशन बन रहा है वो उसी से बन रहा है। आप अगर एक दफ़ा सेल कर लेंगे महीने में 30,000 रुपये की लेट से, तो उसके बाद वो जो भी कमीशन आना होगा वो एक दफ़ा की सेल में आ जाएगा उसके पास। उसके बाद अगर आप बाय सेल नहीं कर रहे उस महीने, तो फिर उसके पास कोई भी आपको आपको डील करने के लिए उसको कोई इंसेंटिव नहीं है। उसके पास इंसेंटिव जब है जब आप कॉन्स्टेंटली बाइंग एंड सेलिंग करें, जो कि आप नॉर्मली डे ट्रेडिंग में करते हैं या गैम्बलिंग के अंदर करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। तो ब्रोकर्स के ऊपर ना जाएं। ब्रोकर्स किस तरह आपको कहते हैं कि यार आज ये खरीद लें, कल वो खरीद लें, अगर आपके अंदर एपेटाइट है इस तरह की तो करें, अदरवाइज मैं तो उसको सजेस्ट नहीं करता। मैं उसको इन्वेस्टिंग समझता ही नहीं हूँ, मैं उसको डे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझता हूँ। अब आप जो भी कह लें, लेकिन अब आते हैं हम इसके अंदर के जो लेसन्स लर्नड हैं दोनों केसेस के अंदर, इसके अंदर प्लॉट के अंदर केस के अंदर भी, एंड दिस स्टॉक मार्केट के केस के अंदर भी। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी अगर लेट से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अपनी लिमिट्स को पुश ना करें। जैसे मैंने अपनी लिमिट को पुश कर दिया था, वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ, मेरी सैलरी भी अच्छी होने लगी, मेरी साइड हसल से भी कुछ पैसे आ रहे थे, तो मुझे वो कंपनसेट हो रहा था। लेकिन फर्ज करें अगर नहीं होता, तो मैं 50% के ऊपर तो बैठ कर 50% उस इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे जो डूब चुकी थी, और बाकी 50% के मैं क्या करता, घर का खर्च चलाता उससे मैं। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि अपनी लिमिट्स को पुश करें। लिमिट्स को पुश ज़रूर करें, पर्सनल फाइनेंस के अंदर लिमिट्स को पुश लाजमी करना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पुश करें कि आपको पता हो वो वॉलेटाइल नहीं है वो चीज़, या वो कुछ आपको रिटर्न दे रही हो। जैसे मेरे केस के अंदर वो कोई रिटर्न नहीं दे रही थी, वो प्लॉट कोई रिटर्न नहीं देता मुझको अनलेस एंड अनटिल मैं उसको बेचता, जबकि उसकी प्राइस बढ़ चुकी होती है। अगर प्राइस नहीं बढ़ती तब भी कोई फ़ायदा नहीं था, और अगर प्राइस बढ़ भी चुकी होती है मैं उसको बेचना तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी लिमिट्स को एक्सट्रीम एंड के ऊपर पुश ना करें, अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करें इस तरह की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि वो आपके प्राइम दिन होते हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेना चाहिए बंदे को, सिर्फ ये इसी के अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि प्लॉट्स के अंदर आप ना ही पढ़ें पाकिस्तान में। अगर आपको पता है कोई मार्केट का इस तरह से आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाएँ। वो लिक्विड भी होते हैं, एक हद तक लिक्विड भी होते हैं, और इसके अलावा ये कि वो रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे होते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर वो फ़ायदा ही देते हैं। प्रॉपर्टीज़ के और स्टॉक्स की जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है, मैंने इस पे वीडियो करी थी, मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। उसमें प्रॉपर्टी और उसके अंदर अगर स्टॉक्स को देखें तो लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक्स में ही फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी के अंदर भी डेफिनेटली होता है, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म देखेंगे और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो आपको स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको पता चल जाए ना किस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम है, जो मैंने गलती की थी कि मुझे आइडिया हो गया था कि ये प्लॉट, इसमें कोई गड़बड़ है। ये उस ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं कि कोई ग्रुप बन जाते लोगों के इस तरह से, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था, फिर भी मैं उसकी पेमेंट करे जा रहा था। और इसी तरह एक जगह पर और भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसका मैं नाम अभी नहीं ले रहा, पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चल गया था कि उसके अंदर उनके प्लॉट्स गलत जगह पे चले गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें पैसे पे किए जा रहे थे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको पता चल गया है कि उसके वो सोसाइटी गलत है, आपका प्लॉट गलत जगह पर आ गया है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो पैसे देना बंद कर दें, उसको पैसे ना दें। और इनफैक्ट जैसे मैंने उसके बाद जो मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसके अंदर अपार्टमेंट मैंने बुक कराया था, मैं देख रहा था कि उस बिल्डिंग की जो स्पीड है वो जब स्लो होती थी तो मैं उसको पैसे देना बंद कर देता था, मैं उसको पैसे नहीं देता था। क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखें एस्क्रो अकाउंट नहीं होता। एस्क्रो अकाउंट अगर बात करें तो एस्क्रो अकाउंट बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट बीच में आती है, इंटरवेंशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि या किसी अथॉरिटी की तरफ से
कि अगर आपने इतने पैसे दिए तो बिल्डिंग का इतना स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जब ऐसा पाकिस्तान में नहीं है तो आपको खुद थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस शो करनी चाहिए, और जितनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसके हिसाब से उसको पे करें, उससे ज़्यादा पे ना करें। इस केस के अंदर मैंने प्लॉट के अंदर ये गलती ये की थी कि मुझे पता था कि वो कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैंने पूरा, इनफैक्ट मैंने उसको जाकर पूरे, क्योंकि वो मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहा था इवेंचुअली अगर मैं फुल पेमेंट कर रहा था, तो मैंने उसको पूरा पैसे पे किए और डिस्काउंट लिया। मैं खुश हो गया कि मुझे डिस्काउंट मिला, हालांकि मेरे सारे पैसे चले गए। तो किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के टाइम पर अगर आपको पता चल जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहीं पर पैसे देना बंद कर दें इन एनी केस। आप बात करते हैं कि लेवरेज के अंदर, या उस जो मैंने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था लेवरेज के अंदर, उसके अंदर क्या क्या मैंने लेसन्स लर्न किए थे, मैं उस पर बात करता हूँ। लेवरेज कभी भी ना लें, ठीक है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने पैसे से करें, क्योंकि जो पैसे जाएंगे वो आपके ही जाएंगे। ये नहीं होगा कि किसी से बोरो किए हुए पैसे होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन होती है। तो लेवरेज पे काम ना करें। मैंने कहा ना प्रॉपर्टी के अंदर भी लेवरेज होता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि एक टेंजिबल एसेट होता है, और कंपेयर टू समथिंग विच इज़ ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन और उसके अंदर ग्राफ्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उसके अंदर अपने इमोशंस को रोकना आसान नहीं होता कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन जो घर है, ऑफ कोर्स वो तो आपका, ये प्रॉपर्टी है वो तो आपकी अपनी है ना, उसके अंदर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसको इतना आसान नहीं है कि आप उसके अंदर फ्लिपिंग कर सकें जल्दी। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन नुकसान में आप इतना नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टॉक्स हैं, उस जो स्क्रीन है उसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हो। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल के अंदर जो लास्ट ईयर हुआ था, इसके अंदर भी नीचे चला गया था, नेगेटिव में हो गया था। ब्रोकर्स ने अपने अकाउंट, जो अपने सिस्टम थे वो बंद कर दिए थे। तो ब्रोकर्स के ऊपर ना रिलाई करें। ब्रोकर्स जो है ना वो आपका भला नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करें, मैक्सिमम ट्रेडिंग करें, और उनसे, उसी से उनके पैसे बनते हैं। इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए। इतने प्रॉब्लम्स के साथ मेरे तकरीबन 9 लाख रुपए उस ज़माने के, जो कि आजकल के आई वुड से 45-50 लाख रुपीज़ हैं। इसके अलावा जो मैंने $8,000 2012 में अगर किए, तो इस वक्त के ज़माने के वो मेरे ख्याल से कोई $12,000-13,000 $14,000 होंगे। ये नुकसान मैंने किए, 70-80 लाख रुपए का नुकसान हुए हुए हैं मुझको। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, भले उसमें नुकसान हो, क्योंकि ये अर्ली नुकसान जो मुझे हुए थे, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उसके बाद मैंने ये नुकसान एटलीस्ट जो हुए, इसको मैंने कवर तो अभी तक नहीं किया, लेकिन कम से कम मैंने इस गलतियों को रिपीट नहीं किया, और बड़े अमाउंट से रिपीट नहीं किया। आप देखें ना, फ़र्ज़ करें मैं दुबई आ जाता, और दुबई में आके पहली दफ़ा मैं प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। वो प्लॉट जो मैंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, जो आज की कॉस्ट लेट से 50 लाख है, मैं एक नए प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करता, जो कि जिसकी प्राइस लेट से 2 करोड़ रुपए होती, तो मुझे पता होता कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैं किस एरिया में, वैसे तो नुकसान होने को कभी भी हो सकता है, लेकिन एक ड्यू डिलिजेंस जो होती है बंदे की, वो तो कर सकता है ना। अगर ये ड्यू डिलिजेंस उस टाइम पे हुई भी होती तो आई एम श्योर मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं ली हुई होती, और इसी तरह का मैंने ये लेवरेज पे काम नहीं किया हुआ होता। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा रिस्क शुरू में कम लें। जब आपको समझ में आ जाए किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बाद उसमें हाथ डालें फर्दर। जैसे मैं अभी भी कहता हूँ कि पहले आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालें, वो समझ में आ जाए 3-4 महीने के अंदर, तो फिर फर्दर आप फिजिकल स्टॉक्स के अंदर जाएं। वो उसके अंदर भी आप जो है ना शुरू में हल्का काम करें। आपको कम से कम भी 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए आपको इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए। उसके बाद आप कुछ अगर गेम करना चाहते भी हैं तो उसके बाद करें, उससे पहले ना करें। तो कैसी लगी वीडियो आपको मुझे प्लीज़ बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इधर एक और वीडियो है इसी तरह की, उस पर ज़रूर आप जाइएगा, देखिएगा प्लीज़ उसको। और थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।